जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्य साम्राज्य के 5वें पार्ट की ओर है। आपने प्रीवियस 4 पार्ट देखे होंगे जिसमें बखूबी समझे होंगे कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य अपने समय में एकदम विस्तार पे था, यानी उनकी सीमा रेखा दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। उनके शासन क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले थे। आज हम इसी संदर्भ में स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मौर्यकालीन समाज में स्तंभ में क्या, यानी स्तंभ से क्या इम्पोर्टेंस था उनका, अभिलेखों से स्तंभों से विशेष जानकारी प्राप्त होती थी, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बताऊं आपको कि मौर्य साम्राज्य में स्तंभों की संख्या 7 बताई गई है। स्तंभों की संख्या कितनी बताई गई? 7 बताई गई है। अशोक के जो स्तंभ लेख से जो जानकारी प्राप्त हुई है, अच्छा, बहुत सारे स्तंभ जो थे जिसमें बहुत सारी जानकारियां नहीं थी, एक ही जानकारियां प्राप्त होती थी। इस पे कुछ जानवरों का फोटो भी बने हुआ करते थे, राइट है ना। तो इस तरह से स्तंभ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई होती थी, वह मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अशोक के स्तंभों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। याद रखिए, किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का। दूसरा, एक पहला स्तंभ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ, प्रयाग इलाहाबाद का आज नया नाम प्रयाग है। यह पहले कौशाम्बी में था। याद रखिए, प्रयाग स्तंभ जो है पहले कहाँ था? कौशाम्बी में, जिसे अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित किया गया, इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया। याद रख लीजिए कि यह प्रयाग स्तंभ लेख अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया, जबकि यह पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था। दूसरा, दिल्ली टोपरा। याद रखिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ। यह स्तंभ लेख एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक बहुत ही अच्छे शासकों में गिनती थी उनकी, थी उसके द्वारा टोपरा से दिल्ली लाई गई। याद कीजिए, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 स्तंभ लाए गए दिल्ली। एक तो यह था दिल्ली टोपरा और दूसरा था दिल्ली मेरठ। मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा, यही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी 2 स्तंभ लेख, जो कि एक टोपरा से दिल्ली लाया गया, दूसरा मेरठ से दिल्ली लाया गया। यह काम किसके द्वारा हुआ? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। रामपुरवा लेख, याद रखिए, रामपुरवा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख जो है चंपारण, है ना, बिहार में स्थापित है। याद रख लीजिए कि यह स्तंभ कहाँ है? रामपुरवा। रामपुरवा जो कि चंपारण में है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, वहाँ पर स्थापित है। याद कीजिए, रामपुरवा। लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज स्तंभ जो है वह चंपारण, यह भी चंपारण बिहार में ही है। लौरिया नंदनगढ़, यह भी चंपारण बिहार में ही, यानी चंपारण बिहार से 3 स्तंभ हो गए। याद कर जाइए, चंपारण बिहार में रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये जो 3 स्तंभ हैं जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह तीनों चंपारण बिहार से संबंधित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक लास्ट वाला लौरिया नंदनगढ़ जो कि चंपारण में है, उस पर मोर का चित्र अंकित है। आई मीन मोर, मोर पक्षी, जिसको आप जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर का चिन्ह अंकित। एक बार बीपीएससी के पेपर में प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि मोर का चित्र किस स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है, तो लौरिया नंदनगढ़ जो कि मौर्यकालीन स्तंभ हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त होती कि वहाँ पर मोर का चित्र बना हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी आता है, उम्मीद करता हूँ कि इतना सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। एक कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख आ गया। कौशाम्बी अभिलेख जो है इसको रानी का अभिलेख के नाम से हम जानते हैं। रानी का अभिलेख, याद रखिएगा, कौशाम्बी अभिलेख को हम रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। साम्राज्य में यह पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है, तो कौशाम्बी के अभिलेख को हम रानी के अभिलेख के नाम से जानते हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व, याद कीजिए, अब मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री या पुरोहित, इनकी नियुक्ति के पूर्व, साम्राज्य मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा और परखा गया। रानी के अभिलेख के नाम से हम जानते हैं। याद कर जाइए, रानी के अभिलेख कौशाम्बी के अभिलेख को ही बोला जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को किस और नाम से जाना जाता है, तो रानी के अभिलेख के नाम से हम जानते हैं। राज साम्राज्य में मुख्यमंत्री और उसके साथ जो सहयोगी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित, है ना, की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा और परखा जाता था। यानी किसी को मुख्यमंत्री या पुरोहित का पद तब दिया जाता था जब उनके आचरण की पूर्ण जांची परखी समझ होती थी तब, यानी उनको कंप्लीट रूप से जांच करके
पर ही कोई पद दिया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। किस नाम जानते हो? उपधा परीक्षण, यानी उपाधि अगर कोई दे रहे हैं उसके पहले अगर कोई परीक्षा होती थी तो वह उपधा परीक्षण के नाम से जानी जाती थी। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद एक बात और भी समझना है कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, याद रख लेना, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का मतलब क्या हुआ कि मंत्रियों का एक समूह मंडल, है ना, जिसमें 12, 16 या 20 सदस्य हुआ करते थे। याद कर जाइए, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था जिसमें 12 सदस्य होते थे, 16 सदस्य होते थे या 20 सदस्य हुआ करते थे। अब समझना यह है कि अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ के रूप में जाना गया है। यानी अर्थशास्त्र में जो कुछ राजनीतिक दशा का वर्णन किया गया है, जिसमें जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर्स टाइप के जो लोग हुआ करते थे उनको तीर्थ के नाम से जाना करते थे। उल्लेख मिलता है जिसमें महामात्र भी, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। याद रख लीजिए, तीर्थ को हम महामात्र के नाम से भी जानते हैं। महामात्र और तीर्थ दोनों एक तरह से साइनोनाइम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन समाज में जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उनको तीर्थ के नाम से जानते थे या कहीं कहीं महामात्र के नाम से भी जाना करते थे। अशोक के समय में, यानी सम्राट अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहा जाता था। यानी संख्या जो आज स्टेट्स हम बोलते हैं, उस समय प्रांतों की संख्या क्या थी? 5, जिसको हम चक्र के नाम से जानते थे। प्रांतों के जो शासक हुआ करते थे, प्रशासक, उसको कुमार भी जानते थे, आर्यपुत्र के नाम से या राष्ट्र के नाम से जानते थे। यानी जो प्रांत के जो प्रशासक हुआ करते थे उनको कुमार के नाम से, आर्यपुत्र के नाम से और राष्ट्रिक के नाम से हम लोग जाना करते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में हुआ है। प्रांतों का विभाजन किस में हुआ है? विषय। याद करिए, प्रांतों को विषय में बांटा गया है जो विषयपति के अधीन हुआ करते थे। यानी विषय का जो हेड होता था वह विषयपति कहलाया और प्रांत को विषय में भी बांटा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्यकालीन प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम ग्राम बोलते थे और इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक। इस तरह से आपने समझ में आया होगा कि मौर्यकालीन साम्राज्य में स्तंभ और उनकी बेसिक प्रारंभिक जो है प्रशासनिक इकाई के बारे में हम समझ। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जरा आप सोचेंगे कि किसी भी जनपद के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना वह बेहद ही आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर एक समझ रखने की कोशिश करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित है। अब याद रखिए, लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? जहां पर जनता प्रायोरिटी में टॉप पे हो, जिसमें जनता का विशेष महत्व हो, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए बातें सोची जाती हो, तो उन धारणाओं पर आधारित था मौर्य प्रशासन। लोक कल्याणकारी धारणाओं पर आधारित था। दूसरी बात, यहाँ पर शासन का एक सिद्धांत है, कौटिल्य के अनुसार उन्होंने बताया था कि सप्तांग सिद्धांत। यानी सप्तांग सिद्धांत क्या था कि इन सिद्धांत के आधार पे उनका विकास, जिसमें सिर को, हेड का मतलब सिर से होता है और सिर जो है राजा से ताल्लुकात रख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब राजा को सिर की उपाधि दी गई है। अमात्य जिसको आँख के रूप में, जनपद जिसको जंघा के रूप में, दुर्ग यानी बाजू यानी बाह के रूप में, कोश मुख के रूप में और दंड मस्तिष्क के रूप में और लास्ट मित्र जो कि कान के रूप में। यानी जिस तरह से बॉडी के सेंस ऑर्गन के साथ साथ और भी पार्ट हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह एक प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजा के बाकी और भी भाग जो है इनके बॉडी पार्ट से संबंधित हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए मेन रोल किसका हुआ? राजा का। और राजा के साथ साथ और भी जो संबंधित भाग है उसको एक सिद्धांत के नाम दिए गए। वह नाम कौन थे? सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार, याद रखिएगा, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पूछा जाता है। एक बार तो यह भी पूछा गया था कि सप्तांग सिद्धांत का अंतिम भाग कौन सा है? याद रखिए, अंतिम भाग मित्र है जो कि कान से संबंधित है। चलिए, अब इसमें 18 तीर्थों की रचना की, यानी चर्चाएं की गई हैं। 18 तीर्थों की चर्चाएं की गई हैं इनके प्रशासनिक व्यवस्था में। एक्चुअली जिस तरह से हमारे यहाँ आज बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक उसी तरह से मौर्यकालीन प्रशासन में भी अलग अलग विभाग बनाए गए थे। अलग अलग विभाग थे, उनके अध्यक्ष, उनके कार्य भी अलग अलग संपादित थे। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज हम देखते हैं तो उसमें क्या था, जो कुछ खास है उसका हमने नाम नोट कर दिए यहाँ पे, ताकि आपके पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स आ पाए और जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है।
पहला नाम देखिए, पहला तो तीर्थ है और उससे संबंधित विभाग। यह विभाग किन तालुका ने, इनका तीर्थ का संबंध किस विभाग से है इसके बारे में समझेंगे। तो प्रशस्ता है ना, प्रशस्ता का संबंध राजकीय आज्ञाओं को लिखने के लिए, यानी राजा जो कुछ भी आज्ञा देते थे उस लिखने वाले विभाग को हम किस नाम से जानते हैं, प्रशस्ता। आपने प्रशस्ति पत्र सुना होगा, राजा के लिए जो प्रशंसा पत्र होता था, ठीक उसी तरह से प्रशासता जो है वह राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला विभाग हुआ करता था। दूसरा नाम आता है समाहर्ता का। दूसरा नाम किसका आता है, समाहर्ता। पहला नाम था प्रशासता का और दूसरा नाम आता है राजस्व विभाग का। याद रखेंगे आप, है ना। दूसरा नाम किसका आता है, समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री हुआ करता था। याद रखिएगा, राजस्व यानी रिवेन्यू डिपार्टमेंट। समाहर्ता किससे संबंधित है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट से। पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रशासता का संबंध राजकीय लेख लिखने वाले अधिकारी से हुआ करता था, जो राजकीय आज्ञा हुआ करती थी। दूसरा समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। तीसरा सन्निधाता, याद रखिएगा, सन्निधाता बहुत महत्वपूर्ण है। सन्निधाता एक तीर्थ है जिसका संबंध राजकीय कोषाध्यक्ष से है, यानी सरकारी खजाने, उनका ताल्लुकात सन्निधाता का संबंध किससे है, राजकीय कोषाध्यक्ष से है। प्रदेष्टा, याद रखना है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जिसको हम कमिश्नर के रूप में जानते हैं, उसको प्रदेष्टा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, आज जो हम कमिश्नर समझते हैं, उस जमाने में मौर्यकालीन समाज में प्रदेष्टा कहलाता था। प्रदेष्टा का संबंध फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश से है। दंडपाल, याद रखिएगा, दंडपाल का संबंध सेना का सामग्री जुटाने वाले प्रमुख, यानी सेना के लिए जो सामग्री, यानी चाहे वो एम्यूनिशन, हथियार, बारूद, गोले, इस तरह की जो व्यवस्था थी, चाहे जो भी रथ, सेना, यानी जो कुछ सेना के लिए आवश्यक था, उन तमाम चीज़ों की उपलब्धि जिनके द्वारा जुटाई जाती थी, उनका हेड दंडपाल कहलाता था। एक बार प्रश्न पूछा गया दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस में, दंडपाल संबंधित है किससे, सेना का सामग्री जुटाने वाले अधिकारी से, यानी प्रमुख से। आटविक, आटविक का संबंध किससे है, वह वन विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आप याद रखें, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, आज भी वन विभाग में अधिकारी हुआ करते थे, उस जमाने में आटविक जो है वह वन विभाग का अधिकारी हुआ करता था। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि ये लोग, हमने जो तीर्थ का नाम लिए 18 तीर्थ हैं, जिसमें से एक प्रमुख तीर्थ हमने नोट कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब कभी मौका मिले, एक बार एनसीईआरटी की बुक या और भी जो आपके पास जो अच्छे प्रकाशन की बुक होंगी उसको आप एक बार जरूर देखेंगे। उसमें आप बहुत सारे तीर्थ बाकी जो रह गए हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ताकि एट ए ग्लांस एक नज़र आपके मन मस्तिष्क में छप जाए। चलिए, प्रशासता एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रशासता का संबंध राजकीय आज्ञाओं से है, यानी राजकीय आज्ञा को लिखने वाले प्रमुख से है। दूसरा समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष थे। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। दंडपाल सेना का सामग्री जुटाने वाला प्रमुख, और आटविक वन विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। कुल मिलाकर के इन हमने जो नोट किए हैं उसको आप समझ गए होंगे। चलिए, अब इसके बाद मैंने कुछ और भी बात समझाने की कोशिश की है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे। यानी विभाग तो बटे हुए थे, उसमें सबके रोल अलग अलग हैं, तो उनके अध्यक्ष भी तो होंगे, तो उनका नाम क्या था, उनका डिपार्टमेंट क्या था, यानी विभाग कौन सा था। पण्याध्यक्ष, याद रखिए, पण्याध्यक्ष का संबंध किससे है, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष है। वाणिज्य विभाग आप समझते होंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, आज भी वाणिज्य विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से पण्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। दूसरा पौतवाध्यक्ष, जिसका संबंध माप तौल वाले डिपार्टमेंट से है, यानी मापने और तौलने का जो विभाग है वह पौतवाध्यक्ष से संबंधित है। तीसरा अध्यक्ष है सूनाध्यक्ष। याद रखिएगा, सूनाध्यक्ष का संबंध किससे, बूचर खाने का अध्यक्ष। आप बूचर खाने अच्छी तरह भली भांति समझते होंगे, उसका नाम है सूनाध्यक्ष। अगला है कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष का संबंध वन संपदा का अध्यक्ष। अभी आपने आटविक देखा था, वन विभाग का प्रमुख अधिकारी, ठीक उसी तरह उस विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते थे, वन संपदा का अध्यक्ष। यानी फॉरेस्ट में जितने भी कीमती लकड़ियां हैं वो किसके अधिकार से खरीदी और बेची जा सकती है, यानी जो कुछ भी फंक्शनिंग है वह कुप्याध्यक्ष के द्वारा। यह पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, एक प्रश्न इन विभागों से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है। अब याद रखिएगा सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष का संबंध सूर, सोम और सूरा आपने नाम सुना होगा, शराब से संबंधित है। शराब व मदिरा के अध्यक्ष को बोलते हैं। लक्षणाध्यक्ष, याद रखिएगा, टकसाल, जिसमें पैसे छापने के मशीन को हम टकसाल बोलते हैं, तो टकसाल का जो अध्यक्ष हुआ था वह लक्षणाध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष, मुद्रा का मतलब यहाँ पैसा से नहीं है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। याद रखिएगा, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष से है, टकसाल के अध्यक्ष है शराब वाले। इस तरह से सूराध्यक्ष शराब से संबंधित, लक्षणाध्यक्ष टकसाल से संबंधित, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से संबंधित, और नवाध्यक्ष, नव
यानी नाव वाली बात याद रखिए। जहाजरानी विभाग यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था उससे संबंधित है। अक्षपटलाध्यक्ष याद रखिएगा, अक्षपटलाध्यक्ष जो था वह महान, आज भी देखिए एक CAG डिपार्टमेंट है यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जिसका फंक्शनिंग है पूरा लेखा करना, नहीं लेखा जोखा, जितने भी आय और व्यय है उनका हिसाब किताब रखना। तो इस तरह से उस समय भी ये सारे सिस्टम थे, लेकिन नाम अलग थे। विभाग उन समय जो थे उसके बारे में हमने लिख दिया कि विभाग कौन थे और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रही है कि इन तमाम प्रश्नों को आप आसानी से समझ पाएँ और इससे संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर दे करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रशासन जो है वह उसकी सबसे छोटी इकाई गांव होती है। जैसा कि मैंने लिखा भी है, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिए, ग्राम जो हुआ करती थी, गांव आज भी जो गांव है सबसे जो प्राइमरी लेवल में अगर देखा जाए तो गांव को ही समझते हैं। तो उस समय भी यही था कि गांव जो थे यानी ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई समझी जाती होती थी, जिसका प्रधान क्या होता था, ग्रामिक होता था। याद कर जाना, ये तो बहुत आसान सा टर्म है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी यानी ग्राम जिसको बोलते हैं, और उसका हेड ग्रामिक होता था। एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझना है यहाँ पर कि सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से, सोहगौरा और मैंने प्रीवियस पार्ट में इसके बारे में चर्चा किया है, सोहगौरा और महास्थान के अभिलेख से ग्राम शासन, गांव के शासन, अन्नानागार की जानकारी मिलती है। आप यह समझ लीजिए आप कि ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, इसकी जानकारी पहले तो इतिहास जानने के सोर्स हमारे पास क्या थे, अभिलेख से, नहीं साहित्यिक स्रोत से। तो इस तरह से जो सोहगौरा और महास्थान अभिलेख है, इनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती, ग्रामीण शासन की, यानी जो निचले स्तर की जो शासन व्यवस्था थी इसकी जानकारी इन दोनों अभिलेखों से मिलती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी, अन्नानागार मिलने से यह स्पष्ट होता है कि उस समय अन्न का संचय हुआ करता था, अन्न का भंडारण होता था, तभी तो अन्नानागार बने थे। इस तरह से कभी कभी प्रश्न अगर बनता भी है कि ग्रामीण शासन की जानकारी और अन्नानागार की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि सोहगौरा और महास्थान के अभिलेख से इन दोनों चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब हम आगे बात करें सैन्य व्यवस्था की। मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था किस तरह से थी। चतुरंग बल, याद रखिएगा, चतुरंग बल, जिस तरह से हम 4 बल की बात कर रहे हैं, तो वे 4 बल कौन कौन थे, याद रखिए, पैदल सेना, याद रख लेना कि जो इन्फेंट्री है ना, पैदल सेना थी। अश्वारोही भी थे उसमें, यानी घुड़सवार, घोड़ा से लड़ाई करने वाले। हाथी, जिनको एक सेना का ही पार्ट समझा गया था। और रथ, यानी पैदल, अश्वारोही यानी घोड़ा वाले, हाथी और रथ, ये जो 4 हैं इनको चतुरंग नाम दिया गया। चतुरंग बल की व्यवस्था जो थी वहाँ पर सैन्य व्यवस्था से जानी जाती थी। यानी मौर्य प्रशासन में जो सैनिक की व्यवस्था थी वह चतुरंग के नाम से जानी जाती थी, जिसमें अब याद रखिए कि इसके बारे में, सैन्य बल के बारे में मेगास्थनीज की जो यात्रा वृत्तांत है इंडिका, उससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि 6 लाख पैदल सेना टुकड़ी थी, यानी मौर्य प्रशासन में 6 लाख पैदल सेना की टुकड़ी, 50,000 अश्वारोही, घोड़ा जो है वह 50,000 यानी घुड़सवार मतलब, और 9,000 हाथी भी थे। अब यह समझ सकते हैं कि और 800 रथ। इस तरह से इतने जो हैं आप देख रहे हो, 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और साथ में 800 रथों की संख्या जो है, यह चतुरंग बल में उसको मजबूती प्रदान करती थी। यानी मौर्यकालीन शासन की जो दम थी वह इनसे स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ की सैनिक व्यवस्था कितनी मजबूत थी। अच्छा, एक बात और भी याद रखिए कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को यानी मौर्यकालीन समाज में जो सेना थी उस सेना को डाकू का गिरोह कहा है। जस्टिन, ऐसा प्रश्न कभी कभी बनता है कि डाकू का गिरोह किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको थोड़ा सा एक नज़र याद रहे कि वह जस्टिन के द्वारा ऐसा कहा गया था कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह है। यानी डाकू, एक यूजुअली नाम सुन के डर लगता है, डाकू है क्या आप, नहीं, इसका मतलब क्या है, डाकू से डर लगता है, ठीक उसी तरह एक उनके सेना में इतनी दमखम रहा होगा जो उसको डाकुओं का गिरोह, यानी डरते थे लोग, इसका मतलब। चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे कि ग्राम छोटी इकाई थी, उसका हेड ग्रामिक हुआ करता था। गांव में जो व्यवस्था थी उसकी जानकारी सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है, उसके अन्नानागार की जानकारी भी वहाँ के अभिलेख से प्राप्त होती है। सैन्य व्यवस्था चतुरंग बली थी, जिसमें पैदल, घुड़सवार, अश्वारोही और हाथी ये लोग शामिल थे। संख्या भी हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है आपको, मेगास्थनीज के इंडिका से के यात्रा वृत्तांत से ही प्राप्त होती हैं। इसमें एक बात और बताया गया कि जस्टिन ने बोला था कि इनकी सेना डाकुओं का गिरोह है। यहाँ तक हम लोग अब बिल्कुल समझ चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, इसकी न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें, अगर ये सारी बातें हो रही है तो जिस तरह आज भी
चल रहा है सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक उसी तरह उस समय में भी न्याय की व्यवस्था थी। राजा तो सर्वोपरि था ही, सबसे ऊपर था ही, लेकिन इसके बावजूद भी दो तरह के न्यायालय थे। इसके बावजूद भी दो तरह के न्यायालय थे। कौन? एक नाम दिया गया धर्मस्थीय, दूसरा कंटक शोधन। प्रश्न आता है कि धर्मस्थीय न्यायालय में किस तरह के मुकदमे सुलझाए जाते थे? तो वह दीवानी मुकदमे। दीवानी क्या होता है? मर्डर नहीं होता, शादी विवाह प्रॉपर्टी संबंधी विवाद जो है वह धर्मस्थीय न्यायालय में संपादित होते थे। कंटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय था, जहाँ पर खून खराबा, लूट मार, डकैती, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वह सब किसमें होता था? कंटक शोधन। याद रखिए, दो तरह की न्यायालय थी, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय रिलेटेड टू दीवानी मुद्दा, दीवानी जो टॉपिक था यहाँ पर, दीवानी मामले का सुलझाना धर्मस्थीय न्यायालय से। दूसरा फौजदारी न्यायालय में कंटक शोधन। याद रखिएगा, कंटक शोधन में फौजदारी मामले को सुलझाया जाता था। अच्छा, यह सब कौटिल्य के द्वारा जो गुप्तचर की व्यवस्था की गई, इसके बारे में जानकारी दी गई, वह क्या था? याद रखिए, गुप्तचर व्यवस्था को कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र इसमें जानकारी प्राप्त होती है, उसमें वहाँ बताया गया है कि महामात्या सर्प, उसका नाम दिया गया इस विभाग को क्या? गुप्तचर के जो विभाग थे उसका नाम दिया गया महामात्या सर्प। याद रखिएगा, महामात्या सर्प, गुप्तचर विभाग को महामात्या सर्प के नाम से जाना गया। इसमें दो तरह की संस्था थी, गुप्तचर की संस्था दो थी। एक तो संस्था थी नाम संस्था और संचरा। तो संस्था जो थी वह नाम से भी पता चलता है वह संगठित रूप में कार्य करती थी, यानी संगठित होकर के अपना गुप्तचर का काम संगठित होकर करती थी। लेकिन जो संचरा थी वह घूम घूम करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। आज भी आपने सीबीआई सुना होगा ना, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वह क्या करती है? वह सीआईडी है, सीबीआई है, आपने सुना होगा, यह छानबीन करती है। ठीक उसी तरह से ये जो था उस समय गुप्तचर व्यवस्था, यानी सब प्रशासनिक व्यवस्था जो आज हम देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से पहले भी बहुत ही सिस्टमेटिक थी, लेकिन नाम अलग अलग थे। इसलिए ऐतिहासिक ज्ञान के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। अच्छा, इन संस्था को संपादित करने वाले को गूढ़ पुरुष कहा गया, यानी गुप्तचर के काम को संपादित करने वाले को गूढ़ पुरुष कहा गया। इन तमाम चीज़ों की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। चलिए, अब कुछ और बात भी समझनी है। तो गुप्तचर समझ में आ गया, न्याय व्यवस्था समझ में आ गया। अब इसमें एक और बात समझिए कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यानी मौर्यकालीन समाज उस समय कैसा था, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र उससे प्राप्त होती है। मेगास्थनीज का जो यात्रा वृत्तांत इंडिका है उससे प्राप्त होती है। अशोक केतु के अभिलेख जो हैं उनसे प्राप्त होती हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख हैं इनसे, यानी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र से, इंडिका से, अशोक के अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इस तरह से आप याद रखें कि सामाजिक यानी सोशल सिस्टम कैसा था, इसकी जानकारी इन तमाम जगहों से प्राप्त होती है। अच्छा, इसमें समझना क्या है, इसमें एक बात स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन्होंने यानी मौर्यकालीन समाज 7 भागों में विभक्त था। वे विभाग कौन कौन से थे? देखिए, पहला नाम तो आता है दार्शनिक का, पहला नाम आता है दार्शनिक। दूसरा जाति है, यानी 7 जातियों में विभक्त था वहाँ का समाज, यानी मौर्यकालीन समाज 7 भागों में विभक्त थे। उसमें से नाम आता है पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर। याद रखिए, दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर जिसको हम शिल्पीकार भी बोलते हैं, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक, और एक लास्ट में सभासद। याद रखिएगा, यानी इसमें सर्वोपरि स्थान जो मिला है किसी को अगर, तो वह मिला है किसान को। याद रखिए, उन्होंने 7 जातियों में समाज को बांट रखा था। उसमें कौन कौन थे? जाति का विभाजन किसी न किसी आधार पे होता है, तो उनके गुणवत्ता के आधार पे हुआ होगा। दार्शनिक थे, किसान थे, कारीगर थे, अहिर थे, सैनिक थे, निरीक्षक थे और सभासद, यानी इस तरह से 7 जातियों में विभक्त था वहाँ का मौर्यकालीन समाज। अगर पूछा जाता है कि मौर्यकालीन समाज कितने भागों में विभक्त था, तो 7 भागों में विभक्त था। उसमें मुख्य स्थान किसको मिला था? किसानों को मिला था। चलिए, एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि दास और कर्मकार का उल्लेख, दास जिसको आप नौकर, दास व्यवस्था प्रचलित थी, याद रखिए, दास और कर्मकार का उल्लेख अशोक के शिलालेख से ही प्राप्त होता है। दास और कर्मकार के बारे में अगर जानकारी प्राप्त होती है तो वह अशोक के शिलालेख से प्राप्त होती है। स्त्रियों की स्थिति, जरा हम बात स्त्रियों की भी करें, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी उस समय, यानी सुरक्षित थी। वह अपने आप को सुरक्षित महफूज महसूस करती थी। याद रखिए, उस समय पुनर्विवाह प्रचलित था, यानी उस मौर्यकालीन समाज में पुनर्विवाह प्रचलित था। तलाक की आज़ादी, तलाक को उस मौर्यकालीन समाज में मोक्ष एक नाम दिया गया था, मोक्ष की प्राप्ति,
यानी तलाक की अनुमति उस ज़माने में भी थी। यानी आप चाहे पुरुष हो या स्त्री, तलाक लेने की उसे आज़ादी थी, एक मुक्ति यानी जो मोक्ष के लिए जो है उसे एक अनुमति प्राप्त थी। विधवा विवाह प्रचलित था, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ करता था। अब आपको बता दूं कि छंदवासिनी जो महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती थी, शादी नहीं करती थी, उसका नाम दिया गया था छंदवासिनी। जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वहन करती थी उसका नाम दिया गया था छंदवासिनी। अच्छा, वेश्यावृत्ति उस जमाने में भी प्रचलित था, लेकिन यह एक संरक्षित क्षेत्र में संबंधित था। उसके अध्यक्ष को यानी इससे जान को हम क्या रूपा जीवा के इस तरह के जो कार्य में संलग्न थे उसको रूपा जीवा का नाम दिया गया। लेकिन इसको भी निरीक्षण के लिए जो लोग मतलब नियुक्त किए गए थे उसका नाम गणिका अध्यक्ष के नाम से जाना गया। लेकिन संभ्रांत फैमिली की जो महिलाएं थी वह घर में ही अपने आप को सुरक्षित रहती थी और इस तरह के क्या बोले सिस्टम को उसका अनिष्कासिनी उसका नाम क्या दिया गया, अनिष्कासिनी। यानी वे संभ्रांत परिवार की महिलाएं जो घर में ही सुरक्षित रहती थी उसे किस नाम से जाना गया, अनिष्कासिनी के नाम से जाना गया। याद रखिएगा कि मौर्यकालीन जो है धर्म, इसके बारे में बता दूं कि उसमें सभी धर्मों को समान रूप से विचारधारा उनकी जो है सभी धर्मों के प्रति एक ही जैसी थी। लेकिन कुछ बात जो कि फैक्ट है उसे आपको समझना है और याद भी रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन धर्म के समर्थक थे, बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे और अशोक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा आप कि अन्य धर्मों के प्रति उनके विचार भी एक ही जैसे थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था, बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से था, जिसमें आपको याद होगा कि हम गुहा लेख के बारे में बताए थे कि जो पहाड़ के बराबर की पहाड़ियों को कटवा करके आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए उनको पूर्ण रूप से एक आवास का एक शेप दिया गया था। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिए। इन तीनों को आप थोड़ा सा एक सांस में याद रखें। सम्राट अशोक ने बौद्ध को अपने शासनकाल में राजकीय संरक्षण दिया था। यह एक प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपने शासनकाल में संरक्षण दिया था। तो यह बहुत ही स्पष्ट है, यह अंडरस्टूड भी है कि अशोक चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित थे तो वो अपने शासन काल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण यानी सरकारी सहायता प्राप्त थी। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। याद रख लेना है, पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति, यानी बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी उसमें तीसरा जो स्थान है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। और किनके शासनकाल में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। अब इससे एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप का निर्माण किया गया था। यह जो स्तूप है वह ऐतिहासिक रूप से यह जरूरी है, क्योंकि किसी भी घटना के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐतिहासिक सोर्स के ऊपर अगर हम देखें तो स्तूप भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला में जाकर के 298 ईस्वी में, जबकि बताया था मैंने आप चंद्रगुप्त चूंकि जैन धर्म से संबंधित थे और जैन धर्म में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जब हमने इस पाठ को बताया था कि उस एक संथरा और संलेखना विधि होती है जिसमें उपवास रह करके लोग अपने जीवन का त्याग करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथा के अनुसार संलेखना विधि के द्वारा प्राण दिया था। स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात और भी समझेंगे, और इसमें क्या है कि मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था, यानी मेगास्थनीज के द्वारा जो धार्मिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है इसके बारे में समझिए आप। इसमें दो नाम लिया गया है। एक तो नाम है डायोनीसियस, यह शिव को समर्पित है, और हेराक्लीज यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी धार्मिक व्यवस्था के अगर बारे में बात करें तो डायोनीसियस यह जो शिव को समर्पित है और हेराक्लीज जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तरह से वहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी वह बिल्कुल ही अलग थी। और एक और बात समझिए आप कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को अगर हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था जो कि बहुत रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी सिस्टम के लिए, तो उस समय तीन रूप से उसके तीन मुख्य भाग थे। पहला भाग कृषि था, दूसरा भाग पशुपालन और तीसरा भाग वाणिज्य। यानी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का जो तीन अंग कहें आप मुख्य रूप से, वह कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। यानी कृषि का विशेष महत्व था। आप समझ सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि का विशेष महत्व था। अब एक बात और भी समझिए कि राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले जो थे
वह उसके प्रधान को हम सीताध्यक्ष के नाम से जानते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि राजकीय भूमि की व्यवस्था के बारे में जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो हेड होते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? सीताध्यक्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसमें दो बात समझनी है। कृष्ट, जूती हुई भूमि यानी जो खेत कोड़े हुए थे उसको हम कृष्ट के नाम से जानते हैं। आकृष्ट वे होते हैं जो बिना जूते हुए यानी बहुत दिनों से हम खाली छोड़ देते हैं, उसको हम आकृष्ट भूमि के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है अस्थल, जो कि उच्च भूमि होता है। इस तरह से आप तीनों में आप एक तरह से अंतर स्पष्ट करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अदेव मातृक भूमि वह भूमि होती थी, अदेव मातृक भूमि वह भूमि हुआ करती थी जो बिना वर्षा के भी उपज देती थी, यानी अधिक उपज देने वाली भूमि को अदेव मातृक भूमि के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से हम मौर्यकालीन समाज के यानी मौर्यकालीन सिस्टम के धर्म के बारे में और धार्मिक व्यवस्था के बारे में, साथ में अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त कर रखी है। अब चलते हैं आगे कि कुछ कर, टैक्स। यह टैक्स इसलिए समझना जरूरी है कि आय का मुख्य स्रोत जो था वह कर था। अब आपको मैं जानकारी की बात बता दूं कि मुख्य अंग में तो क्या कृषि था और पशुपालन वाणिज्य था। इसमें कर जो था वह आय का मुख्य स्रोत था। याद रखिए, आय का मुख्य स्रोत क्या था? कर। और कर उपज का 1/6वां हिस्सा देना पड़ता था। उपज जितनी उपज होती थी उसका 1/6 पार्ट, यानी 6 रुपये की उपज हुई तो एक हिस्सा यानी 1 रुपया, 1/6 पार्ट का मतलब यही हुआ, आउट ऑफ 6 1 पार्ट शुड बी गिवन, है ना। यानी वो दो तरह के होते हैं, सेतु कर और वन कर, यानी कर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। अच्छा, इस जब कर की बात करते हैं तो हम कर से और संबंधित क्षेत्र, इसको भी याद रखें क्योंकि इसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जरा इसको नाम में याद रखें थोड़ा सा। सीता एक्चुअली राजकीय, जो अभी हम कृषि की बात करते हैं, राजकीय भूमि से होने वाली आय, जो सरकारी गवर्नमेंट की ज़मीन हुआ करती थी उससे जो उपज होती थी और आमदनी होता था उसको हम सीता के नाम से जानते थे। इसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष के रूप में जाना गया था। प्रमुख को भाग, उपज का जो हिस्सा होता था वह भाग होता था। प्रवेश, ये सब टाइप ऑफ कर है, टैक्सेस हैं। प्रवेश को आयात कर का 20%, आयात और निर्यात आपने समझ में आया गया होगा कि व्यापार के टर्म है सब, कि व्यापारिक गतिविधियों में आयात होता है और निर्यात होता है। जो कुछ सामान हम फालतू होता है उसको हम बाहर बेचते हैं और कुछ को बाहर मंगवाते हैं बाहर से, तो आयात कर का 20% प्रवेश कहलाता है। निष्काम निर्यात कर हुआ करता है। प्रणय आपातकालीन कर है। प्रणय का मतलब आपातकालीन कर, आपने सुना होगा कि यह आपातकालीन का मतलब क्या हुआ, विशेष परिस्थिति में जो कुछ हम टैक्स इम्पोज करते हैं तो उसको बोलते हैं आपातकालीन कर यानी प्रणय। बलि एक तरह का राजस्व कर हुआ करता था, रेवेन्यू। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर के, यानी जो हम टैक्स लेते हैं वो अनाज के रूप में टैक्स लोग देते थे कुछ लोग, लेकिन उसके बदले में नगद लिया जाने वाला टैक्स वह हिरण्य के नाम से जाना गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है प्रश्न कि वे टैक्स जो अनाज के रूप में न लेकर के नगद कैश के रूप में टैक्स लिया जाना हिरण्य के नाम से जाना गया। सेतुबंध, याद रखिएगा, सेतुबंध जो है वह राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध। अगर राज्य सरकार जो सिंचाई के लिए सपोर्ट करती है, जैसे आजकल नलकूप सिस्टम है, आपने सुना होगा, सिंचाई विभाग है जिसके द्वारा खेतों में सिंचाई की प्रबंध की जाती है सरकार के द्वारा। इस तरह से तो राज्य की ओर से सिंचाई का जो प्रबंध होता था उसमें जो टैक्स इम्पोज होती थी उस टैक्स को हम सेतुबंध के नाम से जानते थे। वेस्टी यानी निःशुल्क श्रम एवं बेगार, अगर कोई भी काम मिलता है आपको या आपको नौकरी दी जाती है तो उसमें कोई आपको किसी तरह का टैक्स नहीं दिया जाएगा। इस तरह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? वेस्टी के नाम से जानते हैं। ये दीज आर द टाइप ऑफ टैक्सेस एंड दीज आर रिलेटेड कंसर्न रीजन्स, राइट, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को समझे हैं। अब इसके बाद हम समझें कि आखिरकार इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी मौर्य साम्राज्य पतन की ओर क्यों अग्रसर हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं।